Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 3, Balance and Diet, from Punjab Book Board and Sindh Book Board. जर्नल साइंस का पोर्शन है, हम अभी पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमने 6th क्लास के चैप्टर नंबर 1 के हाफ पोर्शन हमने कवर कर लिया है। अभी चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में जी जो है हमने बैलेंस एंड डाइट पढ़ना है कि एक ह्यूमन बॉडी को क्या क्या रिक्वायर्ड होती है अगर वो फिट रहना चाहते हैं, अगर वो उनकी क्या क्या नीड होती है। ठीक है जी। उसके अंदर अभी हमने टॉपिक पढ़ना है फूड ग्रुप और उसके सोर्सेज क्या हैं। फूड जो है हम लेते हैं तो वो कहाँ से लेते हैं और उसके सोर्सेज क्या हैं और फूड क्या है और फूड के टाइप्स क्या हैं। ठीक है जी। अभी पढ़ते हैं कि फूड के 2 मेन टाइप हैं, हम वो पढ़ते हैं। ठीक है। फूड का जो एक टाइप है वो है प्लांट्स एक मेन फूड का टाइप है जो हम लेते हैं। उसके अंदर आ जाता है व्हीट, राइस आ जाता है जी, वेजिटेबल्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं प्लांट्स के अंदर। और दूसरा जो टाइप है फूड ग्रुप का वो है एनिमल में जी हम एज अ मुस्लिम जो चीज़ हम एनिमल में खाते हैं, हलाल चीज़, आपको अंदाज़ा तो होगा उन चीज़ों का। फॉर एग्जांपल फिश जी हम खाते हैं, एग जी हम खाते हैं, मिल्क खाते हैं एंड मीट खाते हैं, एनिमल से आते हैं। ये दूसरा टाइप है जी फूड ग्रुप का। उसके बाद जो जी डेरिवेट्स ऑफ फूड ग्रुप बनते हैं वो जी फिर आपको खुद को पता होगा कि वो डेरिवेट्स होते हैं। प्लांट्स के डेरिवेट होते हैं, एनिमल के डेरिवेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फिश की हमने फिश कबाब बना ली, ठीक है जी, जो हम बनाते हैं। एग है तो एग को हमने फ्राई कर लिया, ठीक है जी। मिल्क है, मिल्क को हमने उबाल के उसमें पत्ती शत्ती डाल के हमने कड़क चाय बना ली, ठीक है ना। तो ये तो फिर डेरिवेटेड हो गए जो हम ड्राइव करते हैं इनसे, ठीक है जी। प्लांट्स में अभी इस तरह से आए, वेजिटेबल्स आ गए। अभी देखें ना आप, प्लांट में राइस आ गया, उसकी तो फिर हमने मुख्तलिफ किस्म की राइस बना ली, जापानी राइस बना ली, चाइनीज़ बिरयानी बना ली, पुलाव पका ली, ठीक है जी। अभी इन दोनों को राइस में अभी हमने जो है ना वो मीट डाल दिया, बीफ मीट डाल दिया, बीफ पुलाव जैसे मशहूर है इस्लामाबाद की, ठीक है ना, वो हमने कर लिया। फिर ये तो हमारे डेरिवेटिव्स हो गए। अभी आगे बढ़ते हैं कि इन दोनों को, ठीक है जी, अभी हम ज़्यादा पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट्स की बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फूड को जी हमने क्लासीफाई किया है प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, फैट्स में, विटामिन में एंड मिनरल्स में हमने न्यूट्रिएंट्स को क्लासीफाई किया है। ये एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये ह्यूमन बॉडी की नीड है, इनको हमने क्लासीफाई किया है। अभी प्रोटीन को हम पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट को हम पढ़ेंगे, फैट्स को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, विटामिन को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, मिनरल्स हम पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे उनके नोट बनाएंगे, उनके सोर्सेज पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल जी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है, प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, मिनरल्स लेने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, विटामिन लेने के लिए हमें कौन कौन से फ्रूट्स लेने चाहिए, कौन कौन से टेबलेट्स, कौन कौन सी कीमियोथेरेपी जो केमिकल्स होते हैं वो हमें कौन कौन से लेने चाहिए, मिनरल्स लेने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, अभी हम आगे पढ़ेंगे वो डिटेल में, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं हम कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है जी,
इनका जो मेन कुछ ग्रुप हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, वो हैं ग्लूकोज, शुगर, स्टार्च। इनके 3 ग्रुप दिए गए हैं क्लास 6 में। इनको कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया गया है 3 तरीकों से। वो भी आप कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के 3 ग्रुप हैं, या कार्बोहाइड्रेट को हमने 3 ग्रुपों में तकसीम किया है, या 3 किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आप डिफरेंट जो है नाम वो दे सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। ये जी कार्बोहाइड्रेट्स के ग्रुप हैं। अभी हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है जी। कार्बोहाइड्रेट्स are the quick source of energy and they work as a fuels for our body। कार्बोहाइड्रेट जी है क्विक एनर्जी है जी। क्विक मीन तकड़ा, जल्दी में जो काम कर ले, जो जल्दी में जो है यहाँ पे होगा कि एनर्जी दे दे। अगर हम विटामिन लेंगे, मिनरल्स लेंगे, अगर हम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो प्रोटीन से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्विक एनर्जी देगा। ठीक है जी। एंड ये फ्यूल्स का काम करते हैं हमारे बॉडी में। ये तो फिर बात ही खत्म हो गई ना। फ्यूल्स का काम करते हैं तो ये तो बात ही खत्म हो गई कि कार्बोहाइड्रेट्स के बिना हमारा जो जीना है वो इम्पॉसिबल है, हमारी लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है। ये तो फिर बात ही खत्म हो गई। जिस तरह आप देखते हैं कि फ्यूल्स के बगैर कोई गाड़ी चलता है क्या? नहीं ना। फिर इसी तरह अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होगा तो हमारा जिस्म नहीं चलेगा, हमारा ऑर्गेनिज्म जो है वर्क नहीं करेंगे, हमारे सेल्स को जो है वो एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वो फिर वर्क नहीं करेंगे तो वो हम जिंदा कैसे रहेंगे? अभी उसके ऊपर जो मैंने चार्ट दिया हुआ है वो देखते हैं कि फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स लेने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? हमें राइस खाना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स लेने के लिए जी। हमें ब्रेड लेने चाहिए, हमें चपातीज जो है वो खाने चाहिए, बनानास खाने चाहिए, पटाटोज आल्सो रिच फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो हम डेली वेजेस पर लेते भी हैं शायद। यहाँ चपातीज लेते हैं, ब्रेड्स भी खाते हैं, राइस भी चलिए हो गई। ठीक है। और उसके बाद जो है देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स किन चीज़ों से बना हुआ है, कौन कौन से एलिमेंट से कार्बोहाइड्रेट्स बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स आर दी मेड फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये 3 जो है इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। कौन कौन से जी? कार्बन है, उसमें हाइड्रोजन आ गया, उसमें ऑक्सीजन आ गया। ठीक है जी। ये मेन जो है एलिमेंट हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। इनके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स शायद ही नहीं बन सकता। अभी फिर आगे चलते हैं, एक और टॉप पॉइंट देखते हैं। अभी कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन आ गई जी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। अभी कार्बोहाइड्रेट्स तो हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ब्रेड ले लिया, हमने चपाती ले ली, हमने बनानास खा लिए, हमने पटाटोस खा लिए, हमने राइस भी खा ली, उनमें तो कार्बोहाइड्रेट्स है। अभी हम उनको डाइजेस्ट कैसे करेंगे? अभी कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो डाइजेस्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर वो कन्वर्ट होते हैं सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज में वो कन्वर्ट हो गए। कार्बोहाइड्रेट्स को हमने कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में। ठीक है जी। ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के बाद ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है थ्रू वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन द ब्लड। ग्लूकोज ब्लड में हमारे में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ग्लूकोज हमारे ब्लड में, हमारे खून में मिल जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल के जरिए ग्लूकोज हमारे ब्लड में मिल जाएगा। उसके बाद जो ब्लड सर्कुलेशन चलती है ना जी, ब्लड सर्कुलेशन एक बहुत ही अहम चैप्टर है, एक बहुत ही अहम पोर्शन है, हमने वो भी पढ़ना है इंशाल्लाह आगे चल के। उसके बाद जो है ब्लड सर्कुलेशन जी चलती है, देन ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू आवर एवरी बॉडी सेल्स। ठीक है जी। अभी मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में मैंने पढ़ाया भी था कि
जो है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। अभी इसको आगे चल के पढ़ते हैं, लेकिन पहले ये समझिए, आपको याद होगा, रिकॉल करने की कोशिश करें शायद वो, अभी आप ये लाइन हम समझते हैं। देन ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू आवर एवरी बॉडी सेल्स। मैंने कहा आपको ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाएगा, इंटेस्टाइन की जो वाल बनी होती है उसके जरिए से ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड में जाने के बाद वो बॉडी के हर एक सेल में चला जाएगा, बॉडी के एवरी सेल में। अभी देखें ना ये क्या लाइन बनी हुई है, आप तस्वर तो करें, आप निज़ाम तो देखें, आप ह्यूमन बीइंग की स्ट्रक्चर तो देखें। अभी ब्लड सर्कुलेशन एवरी सेल, हर सेल में बॉडी के। आप कंसिडर नहीं कर सकते कि एक इंसान का ऑर्गेनिज्म, एक इंसान का ऑर्गन, एक इंसान का जो है ऑर्गेनल्स कितने सेलों का बना हुआ होता है, आप कंसिडर नहीं करते, आप कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है जी, अभी आगे चलते हैं। ये देखो मैंने कहा ना, इन माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिलीज एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है, एनर्जी रिलीज करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पावर जनरेटर ऑफ द सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी रिलीज करता है एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में, ऑक्सीडाइज होता है, H2O रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, प्लस में एनर्जी रिलीज करता है। H2O is the formula of water in chemistry. We study as soon as possible. Carbon dioxide is the CO2 is the formula of carbon dioxide. ठीक है जी, अभी ये तो हो गया। अभी हम आगे चलते हैं। प्रोटीन जी आ गया, प्रोटीन। प्रोटीन हम देखते हैं जी, प्रोटीन एक और जो है फूड का ग्रुप है प्रोटीन। हेल्थी हाई प्रोटीन फूड्स में जो है आ गया जी स्ट्रक्चर, हमने लाइन बीफ आ गया, प्रोटीन हमें लेना चाहिए। तो अभी हम सोर्सेस ऑफ प्रोटीन पढ़ रहे हैं, आपको ये जो है मालूम होना चाहिए कि सोर्सेस ऑफ प्रोटीन कौन कौन सी हैं, नहीं तो जो है जी आगे चल के आपको जो है ना समझ में नहीं आएगा। अभी आप इमेजिन करते जाए, मैं प्रोटीन बोलूं तो आपने इमेजिन कर लेना है एग में प्रोटीन होता है जी, आपने इमेजिन कर लेना है चिकन ब्रीस्ट जो हम बनाते हैं उसमें प्रोटीन होता है जी, मिल्क एज अ मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है जी, ग्रीन योगर्ट हो गई, चाय सीड्स हो गई, चाय पत्ती हो गई, फ्लैक्स सीड्स हो गई। ठीक है जी, इनमें मेन जो है प्रोटीन होता है। अगर आप सर्च करेंगे द मेन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इन गूगल तो आपको मिल जाएगा। एआई का जमाना है तो ये तो फिर बात ही नहीं हुई ना, ये तो आपने करना है ना। अभी आगे चलते हैं जी। प्रोटीन आर called building block of our body because protein provide material for our growth, repair and reproduction। समझे कि नहीं? ये तो लाइन ही जो है ना आपने समझ लेनी है, ये तो मैंने इंग्लिश इजी लिखी हुई है तो आप लाइन ही मैं पढ़ना चाहूँ, आपने समझना जाना है। ठीक है जी, प्रोटीन को हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी भी कहते हैं क्योंकि वो हमें वो मटेरियल देते हैं जिसमें जो है हमारी ग्रोथ होती है, जिसमें जो है हमारा अगर हमें चोट लग जाए, ठीक है जी, ब्लड निकल आए वहाँ से, अगर वो हमारी जो स्किन है वो डैमेज हो जाए तो उसको रिपेयरिंग का काम भी है वो प्रोटीन ही करती है। ठीक है, उसके बाद जो है रिप्रोडक्शन, वो भी प्रोटीन का काम है, प्रोटीन भी जो है उनमें होता है रिप्रोडक्शन में भी। ये रिप्रोडक्शन तो आगे बहुत बड़ा चैप्टर है, हम पढ़ेंगे उसको सही नमूने से, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है सही नमूने से इसके अंदर पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको सही नमूने से वाज़ेह तरीके से हम पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि प्रोटीन कौन कौन से एलिमेंट से बना हुआ है। प्रोटीन आर मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से जी कार्बन मतलब प्रोटीन बना हुआ है। कार्बन C2, हाइड्रोजन
H ऑक्सीजन, O2 नाइट्रोजन, N2। ठीक है जी। अभी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कन्वर्ट इनटू सिंपल यूनिट्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोटीन कन्वर्ट्स इनटू इट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स। अभी देखिए ना जी, प्रोटीन जो है वो एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक है, और अगर नीचे आए तो प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है अमीनो एसिड्स। ठीक है ना जी। इट मीन्स कि अमीनो एसिड्स से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन से जो है हमारा बॉडी का एक ऑर्गेनिज्म बनता है, या बॉडी की एक फंक्शन होती है, या उसके कुछ और वाइटल फंक्शन होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक मीन इसका एग्जांपल ले लें कि एक दीवार बन रही है, उसमें जो ईंटें आती हैं, वो इट मीन्स कि वो अमीनो एसिड्स हैं। और वो जो दीवार बन रही है, अगर वो दीवार बन गई है तो वो प्रोटीन है। ठीक है जी। और दीवारें अगर बन गई हैं तो इट्स मीन कि हमारा एक ऑर्गेनिज्म बन गया है। ठीक है जी। अभी आगे चलते हैं कि अमीनो एसिड्स अभी एब्जॉर्ब होंगे, वही प्रोसेस होगा वाल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से अमीनो एसिड्स ऑब्जर्व होंगे, और जो ब्लड सर्कुलेशन चल रही है हमारे जिस्म में, हम जिंदा हैं तो ब्लड सर्कुलेशन चल रही है, उसके ज़रिए से जो अमीनो एसिड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे हमारे बॉडी के एवरी बॉडी सेल्स में, इन आवर एवरी बॉडी सेल्स में। ठीक है जी। वो अमीनो एसिड्स ट्रांसफर हो जाएंगे, अमीनो एसिड्स ट्रांसफर हो जाएंगे हमारे एवरी बॉडी सेल्स में, और उन अमीनो एसिड्स, ठीक है जी, वेयर अमीनो एसिड्स आर रिकॉग्नाइज्ड इनटू स्पेशल काइंड्स ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। उसके बाद अमीनो एसिड्स हमारे हर एक सेल में जाएंगे, उसके अंदर एक रिक्वायर्नेशन होती है, एक रिक्वायर्ड होती है कि हमें किस किस्म की प्रोटीन बनानी है। हर एक सेल की अलग अलग प्रोटीन बनती है, हर एक सेल की अलग अलग किस्म की प्रोटीन बनती है। प्रोटीन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, प्रोटीन एक बहुत बड़े चैप्टर का हिस्सा है। हम वो सही नमूने से समझेंगे, हम वो सही तरीके से समझेंगे आगे चल के। फ़कत आपको इतना याद रखना है कि प्रोटीन बना हुआ होता है अमीनो एसिड से, और वो डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रोसेस होता है डाइजेशन, उसके ज़रिए से डाइजेस्ट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल के ज़रिए से ही ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ही वो हर एक बॉडी के सेल में चला जाता है, और उसके अंदर फिर से अमीनो एसिड्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और अमीनो एसिड्स वहाँ पर जाके बॉडी सेल्स में अलग अलग किस्म की प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो है another vital function substance, और एक जो है वाइटल सबस्टेंस हैं इनके, और वो सबस्टेंस जो हैं सच एज एंजाइम एंड एंटीबॉडीज आर आल्सो मेड फ्रॉम प्रोटीन। अभी जी आते हैं कि ये एंजाइम क्या है। ठीक है जी। अभी आप तो 6th क्लास में ऐसे समझ लें कि एंजाइम आर कैटलिस्ट, जो हमारी प्रोसेस होती है सेल के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन हो गई, चलो जी अमीनो एसिड के थ्रू जो फॉर्मेशन ऑफ जी कार्बोहाइड्रेट्स हो गई, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च हो गई, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज हो गई, डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज हो गई। उसके अंदर हजारों रिएक्शंस होते हैं, उनके अंदर एंजाइम हिस्सा लेता है। कुछ रिएक्शन के अंदर एंजाइम हिस्सा लेता है, और उसको एज अ कैटलिस्ट के तौर पर रिएक्शन को स्पीड अप और रिएक्शन को स्लो डाउन करता है एंजाइम, आप ये समझ लें। दूसरा आ गया जी एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या है जी? एंटीबॉडीज वो हैं, 3 लेयर्स होती हैं हमारे जिस्म में किसी बीमारी से बचने के लिए। अगर जिस्म के अंदर हमारे बॉडी में जो है एक
इन्फेक्शन हो जाए, उस 3 लेयर्स होती हैं जो है वो, उनमें से एक लेयर है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आप इतना याद रख लें चलो कि एंटीबॉडीज आर सब्सटेंस, एंटीबॉडीज आर केमिकल्स, एंटीबॉडीज आर सब्सटेंस जो है वो हमारी मदद करते हैं किसी इन्फेक्शन को मारने के अंदर, किसी इन्फेक्शन को ख़त्म करने के अंदर, और किसी बीमारी, किसी जरासीम, किसी जो है बैक्टीरिया, किसी वायरस को मारने के अंदर हमारी एंटीबॉडीज मदद करती हैं। जैसे कि हम बीमार होते हैं, बुखार होता है, हाई लेवल का फीवर होता है हमें, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें अमूमन जो है वो आगमेंटन लिख के देता है। आगमेंटन एक एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज मीन्स कि वो हर मर्ज को लगेगी, एंटीबॉडीज आपकी हर मर्ज को लगेगी। आगे चलते हैं जी। ठीक है जी, अभी ये प्रोटीन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे नमूने से पढ़ लिया है। अभी जी आपका शुक्रिया। ठीक है जी, अगर आपको ये पसंद आया हो तो बराए करम हमारे चैनल को फॉलो करें, और हम आगे भी चल के बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे जो है बनाते रहेंगे, ये आप नोट डाउन कर लें। ठीक है जी, और ये आपके नोटबुक में जो है जीनत बनेगी, हमारे नोट्स जीनत बनेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।